आप सुन रहे हैं विश्व साहित्य की झलक गिरिबाला जोशी के संग। आज की कहानी का शीर्षक है गिरिबाला। इसे 1917 में नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था और खुद ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इस रोचक कहानी को आज हिंदी में सुनिए। अनुवादक और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। गिरिबाला जवानी के उमंग उल्लास से इतनी भरी हुई कि वो छलक कर उसके चारों ओर फुहार बनकर बिखर रहा है। उसके रेशमी कपड़ों की सलवटों में, उसके मुड़कर देखने की अदा में, हाथों की नजाकत में, कदमों की ताल यानी रिदम में, जो कभी चंचल चपल है तो कभी अलसाई हुई सी, उसकी झनकती पायल और खनकती हंसी में, उसकी आवाज और निगाहों में, सब में जवानी की उमंग है। वो अक्सर नीली रेशमी साड़ी में लिपटी हुई एक अजीब सी बेचैनी के साथ अपनी छत पर टहलती हुई दिखाई देती है। उसके पैर किसी अनवरत अनसुने अंदरूनी संगीत के ताल पर थिरकने को आतुर लगते हैं। उसे महज चहलकदमी में भी आनंद की अनुभूति होती है, जो उसकी जवानी की बाढ़ में लहरें पैदा कर देती है। कभी वो अचानक गमले में लगे पौधे से एक पत्ता तोड़कर ऊपर आसमान की ओर उछालती है और उसकी चूड़ियां खनक उठती हैं। उसके हाथ का बेपरवाह अंदाज पिंजरे से छूटे पंछी की तरह हवा में अनदेखा उड़ जाता है। कभी वो अपनी चपल उंगलियों से अपने कपड़ों से बस यूं ही कुछ हटाती है। पंजों पर खड़ी होकर वो अपनी छत की मुंडेर से बेवजह झांकती है और फिर तेजी से पलटकर अपने पल्लू से बंधे चाबियों के गुच्छे को घुमाते हुए तेजी से मुड़कर दूसरी ओर चली जाती है। वो आईने के सामने बैठकर अनायास ही अपने बालों को खोल लेती है और फिर से उन्हें बनाती है और फिर अलसाते हुए अपने बिस्तर पर गिर जाती है, मानो चांदनी की एक आवारा किरण पत्तों के बीच से चुपचाप उतरकर छांव में विश्राम कर रही हो। वो अभी माँ नहीं बनी है और एक अमीर परिवार में शादी होने की वजह से घर पर कुछ खास काम भी नहीं होता है। इसलिए ऐसा लगता है मानो बिना कुछ खर्च किए वो अपने आप को संजो कर जोड़ रही है और अब वो खुद में ही नहीं समा पा रही है, इसलिए उफन कर छलक रही है। उसका पति है तो सही, मगर वो उसके वश में नहीं। जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी तो एक नाबालिग थी। साथ रहते रहते कब जवान हो गई उसके पति को पता ही नहीं चला। जब वो नई नवेली दुल्हन थी तब उसका पति गोपीनाथ, जो उस समय कॉलेज में पढ़ रहा था, कॉलेज से बंक मार कर घर आता था। घर के बड़े दिन की नींद निकाल रहे होते थे, इसलिए वो चुपके से गिरिबाला को प्यार जताने के लिए आता था। हालांकि वे एक ही छत के नीचे रहते थे, फिर भी वो उससे गुलाब जल की खुशबू वाले रंगीन कागज पर पत्र लिखकर भेजने के मौके तलाश लेता था और प्यार में, काल्पनिक बेरुखी के गम में, मीठे मीठे दर्द में डूबा रहता था। तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो पैतृक संपत्ति का इकलौता मालिक बन गया। एक अनसीजन लकड़ी के टुकड़े की तरह गोपीनाथ की अपरिपक्व युवावस्था परजीवियों को आकर्षित करने लगी और वो उसे खोखला करने लगे। अब उसका चाल चलन ऐसा हो गया कि वो अपनी पत्नी से दूर होता चला गया। नेता बनने का चस्का बड़ा खतरनाक होता है। अच्छे खासे समझदार लोगों को भी इसकी लत लग जाती है और जो दिमाग और चरित्र से पैदल होते हैं उनका तो कहना ही क्या। अपने छोटे से दायरे में चापलूसों की एक छोटी सी मंडली का नेता बनने का इन बेवकूफों को भी उतना ही खतरनाक चस्का होता है। गोपीनाथ अपने संगी साथियों के बीच हीरो बन गया और रोज पूरे आन बान शान के साथ नए नए अजूबों का अंजाम देने लगा। सब कुछ बढ़ चढ़ कर करने के दुस्साहस ने उसे अपने चेले चपाटों की नजरों में ऊंचा उठा दिया। अब हाल ये हो गया कि न सिर्फ उसे अपना रुतबा कायम रखना होता था, बल्कि हर कीमत पर पहले से भी बढ़ चढ़ कर कुछ करना होता था। और दूसरी तरफ गिरिबाला को अपनी जवानी के सुनसान अकेलेपन में ऐसा लगता था मानो उसे एक महारानी का पद और सिंहासन मिल तो गया है, लेकिन कोई प्रजा नहीं है। वो जानती थी कि उसके हाथ में वो ताकत है जो मर्दों की दुनिया को अपना गुलाम बना सकती है, मगर उस दुनिया का अता पता नहीं था। गिरिबाला की एक कामवाली है, उसका नाम सुधा है। सुधा को गाना आता है, डांस भी आता है, गीत के बोल भी बना लेती है और वो खुलकर अफसोस जाहिर करती है कि उसकी मालकिन जैसी सुंदरी एक ऐसे मूर्ख के पल्ले पड़ गई है जिसे अपने इस सौंदर्य के भंडार का आनंद लेने की सुध भी नहीं है। गिरिबाला सुंदरता की तारीफ सुनकर कभी नहीं थकती, लेकिन साथ ही उसे फटकारती भी है। उसे झूठी और चापलूसी कहती है। उसे कहती है कि भगवान की कसम खाकर कहे कि वो सच बोल रही है। हालांकि बिना कसम दिलाए भी गिरिबाला के लिए उसकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है। सुधा उसके लिए अक्सर एक गीत गाती है जिसकी शुरुआत इस पंक्ति से होती है,
तेरे पैरों के तले लिखने दे मुझे इस दीवाने का नाम कि मैं हूँ तेरा गुलाम। और गिरीवाला कल्पना करती है कि उसके खूबसूरत पैर इस काबिल हैं कि उन पर दिल हारने वालों की अनंत काल तक की गुलामी की कस्में लिखी जाएं। उन पैरों को सिर्फ फतेह करने की आजादी चाहिए। लेकिन उसका पति गोपीनाथ जिस महिला का गुलाम बना हुआ है वो है लवंग, एक अभिनेत्री जो ना उम्मीद मोहब्बत में डूबी हुई एक सुंदरी की भूमिका में मंच पर बेसुधी के बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती है। जब गिरिबाला का पति उससे पूरी तरह दूर नहीं हुआ था तब वो अक्सर इस महिला के अद्भुत प्रभावशाली नाटकीय हुनर के बारे में बताता था और ईर्ष्या भरी जिज्ञासा के साथ उसकी प्रबल इच्छा होती थी कि वो लवंग को स्टेज पर देखे। लेकिन उसके पति की अनुमति नहीं थी क्योंकि गोपीनाथ इस बात पर दृढ़ था कि किसी भी सभ्य महिला को थिएटर जैसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। आखिरकार गिरिबाला ने एक टिकट के पैसे देकर सुधा को इस नामी अभिनेत्री का सबसे अच्छा नाटक देखने के लिए भेजा। सुधा ने वापस आकर जो रिपोर्ट दी उससे पता लगा लवंग कुछ खास नहीं है, ना तो वो देखने में अच्छी है ना उसका अभिनय अच्छा है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि उसे सुधा की परख पर बहुत विश्वास था। उसका मानना था कि सुधा सही बात की ही तारीफ करती है, इसलिए गिरीवाला को लवंग पर सुधा की रिपोर्ट पर विश्वास करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। सुधा ने लवंग के बेढंगे हाव भाव की नकल करके भी दिखाई, लेकिन आखिरकार उसके पति ने इसी स्त्री के मोह में तो उसे छोड़ा था, इसलिए उसे कुछ संदेह होने लगा। और जब सुधा अपनी बात पर डटी रही, यहाँ तक कि लवंग की तुलना एक जले हुए लठ से की जिससे औरत के कपड़े पहना दिए हो, तो गिरिबाला ने थिएटर जाकर हमेशा के लिए इस गुत्थी को सुलझाने का मन बना लिया और एक रात वर्जित प्रदेश में कदम रखने की सारी उत्तेजना के साथ वो वहां पहुंच ही गई। उसने वहां जो देखा वो दिल की घबराहट की वजह से उसे और भी ज्यादा मोहक लगा। उसने लैंप की अस्वाभाविक रोशनी में चमकते दर्शकों के चेहरों को देखा और वहां बज रहे संगीत और कैनवस पर चित्रित दृश्यों के जादू से थिएटर ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरी ही दुनिया हो, जहां समाज अचानक अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम से मुक्त हो गया हो। अपने मायूस घर से, उसकी ऊंची दीवारों से घिरे छज्जे से निकलकर वो ऐसी जगह में प्रवेश कर चुकी थी जहां सपने और वास्तविकता कला के नशे में दोस्ती के बंधन में बंधे हुए थे। घंटी बजी, ऑर्केस्ट्रा का संगीत बंद हुआ, दर्शक अपनी सीटों पर चुपचाप बैठ गए, मंच की रोशनी तेज हो गई और पर्दा ऊपर खींच लिया गया। तभी अचानक अदृश्य रहस्यमय जगह से संगीत के साथ नृत्य करती हुई वृंदावन की गोपियां रोशनी में प्रकट हुई और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका स्वागत किया। गिरिबाला के पूरे बदन में रक्त का प्रवाह बढ़ गया और वो एक पल के लिए भूल गई कि उसका जीवन कुछ परिस्थितियों तक ही सीमित है और वो इस दुनिया में जहाँ सभी नियम कानून संगीत में पिघल जाते हैं, यहाँ भी आजाद नहीं है। सुधा बीच बीच में चिंतित होकर अपनी फुसफुसाहट से खलल डालती रही और कहीं पहचाने न जाएं, इस डर से उसे जल्दी घर वापस चलने का आग्रह करती। लेकिन उसने सुधा की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका डर खत्म हो गया था। नाटक चलता रहा। कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा का दिल दुखाया है और वो अपने आहत अभिमान में उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वे उससे विनती कर रहे हैं, अपने आप को उसके पैरों पर गिरा रहे हैं, लेकिन वो नहीं पिघल रही। गिरिबाला का दिल भर आता है। वो खुद को नाराज राधा के रूप में देखती है और महसूस करती है कि उसमें भी राधा की तरह अपने अभिमान को कायम रखने की शक्ति है। उसने सुना था कि दुनिया में एक स्त्री के सौंदर्य में कितनी ताकत होती है, लेकिन आज रात ये उसे अच्छी तरह समझ में आ गया। आखिर में पर्दा गिर गया, रोशनी मंद होती गई, दर्शक थिएटर से उठकर जाने लगे, लेकिन गिरिबाला शांत बैठी रही मानो एक सपना देख रही हो। यह विचार कि उसे घर भी जाना है उसके दिमाग से गायब हो गया था। वो फिर से पर्दा उठने और राधा के चरणों में कृष्ण के अपमान वाली इटर्नल थीम के जारी रहने का इंतजार करने लगी। लेकिन सुधा उसे याद दिलाने आई कि नाटक खत्म हो गया है और लैंप जल्द ही बुझा दिए जाएंगे। जब गिरिबाला घर वापस आई तो बहुत रात हो चुकी थी। उसके कमरे के मायूस अकेलेपन और सन्नाटे में एक केरोसिन लैंप हल्के हल्के जल रहा था। खिड़की के पास उसकी सुनसान चारपाई पर एक मच्छरदानी का पल्ला हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। उसे अपनी दुनिया कचरे के डिब्बे में फेंके गए सड़े हुए फल की तरह बेस्वाद और घटिया लगने लगी। अब से वो नियमित रूप से हर शनिवार को थिएटर जाने लगी। पहली नजर में उसे जो जादुई आकर्षण महसूस हुआ था, निसंदेह उसका रंग अब कुछ फीका पड़ गया था।
अभिनेत्रियों की रंगी पुती फूहड़ता और उनका झूठा दिखावा और ज्यादा स्पष्ट होने लगा था। फिर भी उसे इन सब का चस्का लग गया। जब भी पर्दा उठता तो उसे लगता उसके जेल जैसे जीवन में एक खिड़की खुल रही हो और मंच सुनहरी चौखट और प्राकृतिक सीनरी की पेंटिंग्स रोशनी की लड़ी से सजा हुआ वास्तविक दुनिया से परे और तो और परंपराओं के बंधन से मुक्त। थिएटर का संसार एक परीलोक सा था जहाँ परियों की रानी के सिंहासन पर बैठना उसके लिए असंभव नहीं था। जब पहली बार उसने दर्शकों के बीच अपने पति को एक अभिनेत्री के लिए शराब के नशे में चिल्लाते हुए देखा तो उसे बहुत ही घिन महसूस हुई और उसने मन ही मन प्रार्थना की कि एक दिन ऐसा आए जब तिरस्कार से उसे ठुकराने का मौका मिले। लेकिन ऐसा अवसर दिन ब दिन दुर्लभ होता गया क्योंकि गोपीनाथ अपने घर पर बहुत कम दिखाई देता था। किसी को नहीं मालूम था कि बर्बादी की धूल भरी आंधी के बीच फंसा हुआ वो कहाँ जाकर गिरेगा। मार्च महीने की एक शाम छत पर पूनम के चांद की रोशनी में गिरीवाला अपनी ऑफ वाइट साड़ी पहनकर बैठी थी। उसकी आदत थी कि वो रोज जेवर पहनकर ऐसे सजती संवरती थी मानो कोई त्योहार या उत्सव हो, क्योंकि महंगे रत्न जड़ित जेवर उसके लिए नशे की तरह थे। वे उसके अंगों में सुंदरता की चेतना को और बढ़ा देते थे। उसे बसंत ऋतु में उस पौधे की तरह महसूस होता था जो अपनी शाखों में फूलों के आवेग से उद्वेलित हो। वो अपने हाथों में हीरे के कंगन, गले में रूबी और मोतियों का हार और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर एक बड़े से नीलम की अंगूठी पहने हुई थी। सुधा उसके नंगे पैरों के पास बैठी थी और उन्हें अपने हाथों से छूकर उनकी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि काश वो एक मर्द होती और उसे ऐसे पैरों पर अपना जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिलता। सुधा ने उसके लिए हौले से एक प्रेम गीत गुनगुनाया और शाम ढलते ढलते रात हो गई। घर के सभी लोगों ने अपना शाम का भोजन समाप्त कर लिया था और सोने चले गए थे। तभी अचानक गोपीनाथ इत्र और शराब की दुर्गंध के साथ प्रकट हुआ। सुधा ने अपने चेहरे पर पल्लू खींच लिया और तुरंत छत से भाग गई। गिरीवाला को एक पल के लिए लगा कि आखिर उसका दिन आ ही गया। वो अपना मुंह फेर कर चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसके मंच का पर्दा नहीं उठा और उसके नायक की ओर से कोई विनती का गीत नहीं गाया गया जो कहे, चांदनी की गुहार सुन लो प्रियतमा, जरा चेहरा तो दिखा दो। गोपीनाथ ने बेरुखी से अपनी बेसुरी आवाज में कहा, अपनी चाबी मुझे दे। कविताओं में व्यक्त तिरस्कृत प्रेम की आह की तरह दक्षिणी हवा का एक झोंका पूरी छत पर रात की रानी की सुगंध बिखेर गया और गिरीबाला के गाल पर बालों की कुछ लटें बिखेर गया। वो अपना अभिमान त्याग कर उठी और बोली, तुम्हें चाबियां तब मिलेंगी जब तुम मेरी बात सुनोगे। गोपीनाथ बोला, जल्दी कर, मुझे चाबी चाहिए। गिरीबाला ने कहा, मैं तुम्हें चाबी और तिजोरी में जो कुछ है वो सब दे दूंगी, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा। गोपीनाथ बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जरूरी काम से जाना है। गिरीबाला ने कहा, तब आपको चाबियां नहीं मिलेंगी। गोपीनाथ उन्हें ढूंढने लगा। उसने ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोली, उस बक्से का ढक्कन तोड़ दिया जिसमें गिरीबाला के मेकअप का सामान था, उसकी अलमारी के शीशे तोड़ दिए, बिस्तर के और गद्दे के नीचे टटोला, लेकिन चाबियां उसे नहीं मिली। गिरीबाला दरवाजे के पास संगमरमर की मूरत बनी सख्ते में चुपचाप खड़ी शून्य की ओर ताकती रही। गुस्से से थर्राता हुआ गोपीनाथ उसके पास आया और गुर्राते हुए बोला, मुझे चाबियां दे, नहीं तो तू पछताएगी। गिरीबाला ने कोई जवाब नहीं दिया और गोपीनाथ ने उसे दीवार पर सटाकर जबरदस्ती उसके कंगन, हार और अंगूठी छीन ली और उसे एक लात मारकर चला गया। घर में कोई भी नींद से नहीं जागा। आस पड़ोस में किसी को भी इस दुष्टता का पता नहीं चला। चांदनी अपनी शीतलता बिखेरती रही और रात की शांति बरकरार रही। ऐसी निर्मल शांति के बीच भी दिल ऐसे चोटिल हो सकते हैं कि उनके घाव कभी न भर पाएं। अगली सुबह गिरीबाला ने कहा कि वो अपने मायके जा रही है और घर छोड़कर चली गई। चूंकि गोपीनाथ का कोई ठिकाना नहीं था और गिरीबाला को किसी और से कोई मतलब नहीं था, तो उसके घर में ना होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस थिएटर में गोपीनाथ रोज जाया करता था, वहाँ मनोरमा नाम के एक नए नाटक का रिहर्सल चल रहा था। मुख्य नायिका मनोरमा की भूमिका के लिए अभिनेत्री लवंग रिहर्सल कर रही थी और गोपीनाथ अपने चेले चपाटों के साथ सामने की सीट पर बैठकर दबंगई के साथ जोर शोर से अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का हौसला बढ़ा रहा था। इससे रिहर्सल में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन थिएटर के मालिकों में अपने अमीर कस्टमर को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। उसके गुस्से और बदले की भावना से वे भली भांति परिचित थे।
लेकिन एक दिन ग्रीन रूम में घुसकर जब वो एक अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा तो पुलिस की मदद से उसे वहां से भगाना पड़ा। आहत गोपीनाथ ने बदला लेने की ठान ली और जिस दिन काफी तैयारी और जबरदस्त विज्ञापनों के बाद नए नाटक मनोरमा का पहला शो होने वाला था तो गोपीनाथ उस शो की मेन एक्ट्रेस लवोंग को लेकर भाग गया। यह मैनेजर के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे नाटक के उद्घाटन वाला शो स्थगित करना पड़ा और एक नई अभिनेत्री ढूंढकर उसे हीरोइन का पार्ट सिखाया और काफी आशंका के साथ नाटक को जनता के सामने प्रस्तुत किया। अब इस नई हीरोइन के साथ जितनी अप्रत्याशित सफलता मिली वो उतनी ही अभूतपूर्व भी थी। जब गोपीनाथ तक इसकी खबर पहुंची तो वो थिएटर जाकर नाटक देखने की अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। नाटक शुरू होता है। मनोरमा अपने पति के घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। उस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। नाटक के अंत होने से पहले उसका पति उसे छोड़ देता है और अपनी पहली शादी को छिपाकर एक करोड़पति की बेटी से शादी कर लेता है। जब विवाह समारोह समाप्त होता है और दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया जाता है तो पता चलता है कि वो मनोरमा ही है। बस पहले जैसी बदहाल नहीं है बल्कि उसके सौंदर्य और शानदार कपड़े और जेवर किसी महारानी जैसे हैं। वो एक अमीर पिता की संतान थी लेकिन बचपन में उसका अपहरण कर लिया गया था, इसलिए उसका पालन पोषण एक गरीब घर में हुआ था। उसके अमीर पिता ने उसके ससुराल का पता लगाया और उसे अपने घर वापस लाकर उसका एक बार फिर धूमधाम से विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया। नाटक के आखिरी सीन में नैतिक संदेश देने के लिए जब पति को अपमानित और पश्चाताप करते दिखाया जा रहा था तभी अचानक दर्शकों के बीच कुछ खलबली मच गई। जब तक मनोरमा बदहाल अवस्था में थी और उसका चेहरा छिपा हुआ था गोपीनाथ शांति से नाटक देख रहा था। लेकिन जब मनोरमा विवाह समारोह के बाद दुल्हन बनकर लाल साड़ी में बाहर आई और उसने अपना घूंघट उठाया और शाही अंदाज में अपने अभूतपूर्व सौंदर्य पर इठलाते हुए दर्शकों की ओर अपना चेहरा घुमाया, थोड़ा सा मुड़कर विजयी उल्लास से भरी तीखी नजरों से गोपीनाथ को देखा तो तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दर्शकों के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। अचानक गोपीनाथ अपनी भारी कर्कश आवाज में चिल्लाया, गिरिबाला, और पागलों की तरह मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। दर्शक चिल्लाए, बाहर करो उसे, हटाओ उसे। पुलिस उसे पकड़ने आई और वो हाथ पांव मारते हुए चिल्लाया, मैं उसे जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय पर्दा गिर गया। कहानी यहीं खत्म होती है। इस चैनल पर आपको इस तरह दुनिया भर के बेहतरीन साहित्य का हिंदी अनुवाद सुनने को मिलेगा। गिरिबाला जोशी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।